हेलो दोस्तों, मेरा नाम ईशेंदु है एंड वेलकम टू सिंपली क्रैक। दोस्तों, आज के लेक्चर में हम लोग इन्वेंशंस के बारे में पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इन्वेंशन के बारे में? तो देखो, ऐसा है, जो इसका इन्वेंशन किसने किया, इसका इन्वेंशन किसने किया, इसका इन्वेंशन इसने किया, तो बेसिकली ऐसे ही पढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि हमें अपने यील्ड को बढ़ाना है। मतलब हमें मार्क्स फेचिंग एबिलिटी को बढ़ाना है। और कारण क्या है जो ऐसा है, जो डायरेक्टली कभी कभी सवाल तो आ जाते हैं, लेकिन कभी कभी इसके कॉन्टेक्स्ट में आपको सवाल पूछे जाते हैं। अब कुछ इन्वेंशन हुई है कोई चीज़ों की, तो वो चीज़ तो इंपॉर्टेंट होगी, तभी तो इन्वेंशन हम लोग पढ़ रहे हैं ना, है ना। तो आपको उस चीज़ के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ना होगा, है ना। और इससे क्या होगा, जो आपके मार्क्स जो है वो बढ़ जाएंगे, ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। और इसको समझने का सबसे अच्छा एग्जांपल अगर लिया जाए, टीबी वैक्सीन का ले लेते हैं। टीबी वैक्सीन जो है, देखो ऐसा है, जो वैक्सीन का अपने आप में इजाद कैसे हुआ वो समझना है, फिर टीबी वैक्सीन की भी बात करनी है। दोनों के पीछे में एक स्टोरी है। ठीक है, आपको पता होगा जो वैक्सीन जो वर्ड है वो वक्का से बना हुआ है, जो कि बेसिकली लैटिन वर्ड है। इसका मतलब होता है काऊ। और इसकी कहानी काउपॉक्स से रिलेटेड है, इसीलिए काउ यहाँ पे वर्ड आ रहा है ना। इसको भी हम लोग देखेंगे। टीबी वैक्सीन की बात कर लेते हैं। ऐसा है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट वैक्सीन है। कहने का मतलब आज भी जो वैक्सीन खोजा गया था वो उसी फॉर्म में आज भी इस्तेमाल होता आ रहा है। और आज भी अब लाखों बच्चे टीबी से इसलिए बच पाते हैं क्योंकि ये वैक्सीन है, अभी भी अवेलेबल है। किसने बनाया टीबी वैक्सीन? तो बनाया लियोन कैलमिट और कैमिली ग्यूरेन। ठीक है, आपने इसको नाम याद करना है, आपने कर लिया होगा याद। चलो भाई, टीबी का वैक्सीन किसने इजाद किया? तो लियोन कैमलेट, कैमली गिरोन, कैमलिन गिरोन। लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल ये आ जाएगा, जो बीसीजी किस चीज का वैक्सीन है? ठीक है, ऐसे आ जाएगा। अब क्या करोगे? तो आपको पता होना चाहिए ना, जो बेसिकली जो बीसीजी जो है, ये बीसीजी का फुल फॉर्म होता है बैसिलस, और सी कैमली से आया हुआ है, और ग्योरेन उनके नाम से आया हुआ है। ग्योरेन, बैसिलस कैमली ग्योरेन, जो कि बेसिकली बीसीजी वैक्सीन होती है। जो बच्चा जन्म लेता है तो पहला वैक्सीन जो लगता है वो बीसीजी का ही लगता है। ठीक है, और विद इन 24 आवर्स लगाना होता है, ताकि बच्चा टीबी से सुरक्षित रहे, है ना, एक इम्यूनिटी डेवलप हो पाए। तो बेसिकली आपको हर इन्वेंशन के पीछे एक कहानी होती है। कोई इन्वेंशन, कोई इन्वेंशन गलती से हो जाता है। जैसे आपको पहला एंटीबायोटिक जो पेंसिलिन, गलती से खोजा गया है ना, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा। इसके पीछे भी एक कहानी है जो हम लोग इसी दौरान देखेंगे। तो ये तो मैंने आपको बेसिकली बायोलॉजी से रिलेटेड सारी चीजें बताई। इसके अलावा जो भी बहुत सारे इन्वेंशंस हैं जिसके पीछे में कोई ना कोई स्टोरी रहती है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग स्टोरी रहती है। उसको भी हम लोग देखते हुए आगे बढ़ेंगे और नई नई चीजों को सीखेंगे, और आपके दिमाग में रिटेंशन हाई हो जाएगा। और रिटेंशन हाई हो जाएगा तो चीजों को आप रिटेन करने लगोगे, तो मार्क्स भी आपके बढ़ जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग इस सफर पे चलते हैं और देखते हैं। दोस्तों, ऐसा है, जब सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी के जितने भी इन्वेंशंस हैं उसको देखते हैं। बेसिकली इन्वेंशंस एंड डिस्कवरी दोनों यहाँ पे साथ में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं सेल। सेल किसने ढूंढा था? रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, कैसे ढूंढा था? तो बेसिकली जब इसने सेल को देखा होगा माइक्रोस्कोप वगैरह से, देखा क्या होगा, कहानी तो यही है। जो तो उसको एक तरीके का सेल की तरह लगा। सेल मतलब जो काल कोठरी होती है ना, कोठरी, एग्जैक्टली वही इसी तरीके से लगा। और इसने इससे पहले देखा था कॉर्क को, जो शटल, जब आप खेलते हैं शटल कॉर्क होता है ना, तो ये जो कॉर्क जो होता है वो पेड़ की छाल होती है। तो उसमें आपको पता है जो हल्की होती है और इसमें हवा भरा होता है, क्योंकि बेसिकली इसका शेप इस तरीके का होता है ना। एक तरीके का सेल का शेप होता है, मतलब कोठरी की तरह होता है। और यही वर्ड यहाँ से आ गया, सेल। समझ में आया? और सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। कॉम्पिटेटिव एग्जाम से पूछ देंगे बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्या होते हैं, और ऑप्शन दे देंगे सेल, टिश्यू, ऑर्गेन। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो सेल जो होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है। तो जिंदगी का मूल आधार ही है सेल। ठीक है, अब थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन की बात करते हैं। तो ये चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे, उनके द्वारा ये थ्योरी लाई गई। क्या है ये बेसिकली? तो ऐसा है, जो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे ना, उनके हिसाब से ये ऐसा कहा जाता था, जो स्पीसीज जो होती है ना, स्पीसीज, ये अपने समय के साथ धीरे धीरे इवॉल्व करती हैं। ठीक है, थ्रू द मीन्स ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। आप समझो क्या है नेचुरल सिलेक्शन, क्या है? ऐसा है, जो मान लो 10 बच्चे हैं, है ना। अब कोई बीमारी आई और 8 बच्चे मर गए, 2 बच्चे बच गए। तो फिर अब ये 2 बच्चे इम्यून हो गए। अब ये इम्यून होने के कारण इनके जो बच्चे पैदा होंगे, ठीक है,
तो वो ऑटोमेटिकली इम्यून होंगे उस बीमारी के। तो ये एक्चुअली में जो ये सेलेक्ट हुए हैं और ये जो रिजेक्ट हुए हैं, ये यही होता है नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, जिसको हम लोग आसान भाषा में कहते हैं बेस्ट मैन सर्वाइव्स। ठीक है, तो यही बेसिकली चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है, थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, और ये आइडिया इनको आया कहाँ से? तो बेसिकली ये वोयाजर थे। वोयाजर मतलब जो समंदर में घूमते हैं ना, वोयाज जिसको कहते हैं। तो ये घूमते घूमते इन्होंने ये पहुंचे थे एक आइलैंड पे, गैलापागोस आइलैंड। और गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने बहुत सारे फिंच देखा। और फिंच देखने के बाद उसमें फिंच क्या होता है? तो वो एक तरीके का बर्ड होता है, हमिंग बर्ड टाइप का बर्ड होता है, लेकिन उससे बड़ा होता है ना? तो वो फिंच के बहुत सारे वैरायटीज देखे, उसके बाद इनको समझ में आया कि ये लोग नेचुरल सिलेक्शन के साथ इवॉल्व हुए हैं। और थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन वहीं से आया। ठीक है, ये तो स्टोरी होगी थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन और सेल की। अब बात करते हैं वैक्सीनेशन, स्मॉल पॉक्स वैक्सीन की, एडवर्ड जेनर की। ये मुझे लगता है कि वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी डिस्कवरी थी, है ना? डिस्कवरी इन द सेंस, इसलिए इन्वेंशन और डिस्कवरी दोनों है ये। इसलिए तो ऐसा है, जो एडवर्ड जेनर ने एक चीज देखा, जो गाय पालने वाला जो ग्वाला होता है ना, ग्वाला, उसको काउ पॉक्स हो गया। ठीक है, बड़े बड़े छाले टाइप के हो गए, और किसी और को किसी बच्चे को स्मॉल पॉक्स हो गया। तो ये काउ पॉक्स का पस इसको इनोकुलेट किया गया। इनोकुलेट का मतलब ये होता है जो थोड़ा सा चीरा लगा के पस लगा देना। ठीक है, ताकि वायरस इसके बॉडी में आ जाए। तो धीरे धीरे इस बच्चे ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली, स्मॉल पॉक्स के खिलाफ भी और काउ पॉक्स के खिलाफ भी। और इसी तरीके से वैक्सीनेशन की खोज हुई। वैक्सीनेशन वर्ड कहाँ से आया? तो वक्का, वक्का का मतलब होता है काउ। ठीक है, अब कोलेरा वैक्सीन की बात करते हैं। जेमी फेरान के द्वारा खोजा गया था। इसके पीछे कोई ऐसी स्टोरी तो है नहीं, बस इतना पता है, जो पहला जो कोलेरा का वैक्सीन का जो टेस्ट हुआ था, वो स्पेन में हुआ था, और इसके कारण स्पेन का मोर्टेलिटी रेट काफी गिर गया था। तो जेमी फेरान नाम याद रखना। ठीक है, टीबी वैक्सीन की बात हम लोगों ने ऑलरेडी कर ली। ठीक है, हम लोगों ने देख लिया जो किस तरीके से डिस्कवरी हुई, किसके द्वारा? तो लियोन कैलमेट और कैमली ग्योरिन। ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं तो कार्ल लैंडस्टीनर। जब मैं ये मॉड्यूल बना रहा था तो मैंने ढूंढा जो आखिर ये ब्लड ग्रुप की खोज कब हुई थी। तो 1930 में हुई थी। तो क्या इससे पहले ब्लड ट्रांसफ्यूजन नहीं होता था? पता नहीं, और मे बी ये और क्या कारण था जो अ, जो हम लोग एक ग्रुप के ब्लड दूसरे ग्रुप को नहीं चढ़ा सकते हैं। ऐसा है, अगर आप चढ़ाओगे तो फिर ब्लड क्लॉट हो जाएगा। ठीक है, और पेशेंट की मौत हो जाएगी इमीडिएटली। तो सिमिलर ब्लड ग्रुप के ब्लड ही चढ़ाने होते हैं। इसकी खोज लैंड स्टीनर ने की थी, और ये वन ऑफ द रिवोल्यूशनरी खोज थी। इसी कारण से इनको नोबेल प्राइज भी मिला था उसी साल, 1930 में। ठीक है, पेनिसिलिन की बात कर लेते हैं। फर्स्ट एंटीबायोटिक था, और अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ढूंढा था। क्या था बेसिकली? जो इन्होंने एक चीज देखा था, जो जब ये बैक्टीरिया को के बारे में खोज कर रहे थे, तो पीट्री डिश होते हैं। पीट्री डिश क्या होता है? इसी को आप लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो डिश पे बैक्टीरियाज लगा के जो चेक करते हैं ना। ठीक है, जो शीशे का जो डिश होता है उसको पीट्री डिश कहते हैं। ठीक है, तो एक प्लेट पे मोल्ड उग गई थी। मोल्ड समझ में आ गया होगा आपको, फंगस। और इसके कारण क्या था, जिसके आसपास के बैक्टीरिया थे वो मारे गए थे। तब इसने देखा जो जिस पीट्री डिश पे मोल्ड उगी हुई है, उस पे बैक्टीरिया तो है नहीं। तो ये एक तरीके का एक्सीडेंटल डिस्कवरी था, है ना? फाइव किंगडम्स ऑफ क्लासिफिकेशन, आर एच विटेकर ने ऐसा सोचा, जो देखो ऐसा है, जो बहुत सारे स्पीसीज तो हैं ही हैं, लेकिन बहुत इन सभी की ग्रुपिंग की जा सकती है। इसको कहते हैं टेक्सोनोमी, है ना? तो बहुतों की ग्रुपिंग की जा सकती है। तो इन्होंने इसकी ग्रुपिंग स्टार्ट कर दी। अब ग्रुपिंग का मतलब क्या हुआ? तो देखो ऐसा, जो हम लोग एनिमल हैं और कुत्ता भी एनिमल है, तो दोनों कहीं ना कहीं एक तरीके से रिलेटेड ही हैं। ठीक है, हाँ, उतने रिलेटेड नहीं है, लेकिन रिलेटेड तो है ना। अब जैसे कोई प्लांट है, पीपल का पेड़ है और आम का पेड़ है, दोनों आम का पेड़ है, तो इसको बेसिकली एक तरीके से ग्रुप में तो डाल सकते हैं ना, जो दोनों पेड़ है, दोनों एनिमल है ना? तो इस तरीके से ग्रुपिंग बनाई गई। और कौन कौन सी बनाई गई? मोनेरा, ठीक है, प्रोटिस्टा, फिर फंगाई। अब फंगाई के बहुत सारे वैरायटी होते हैं। प्लांटाए, जो प्लांट हो गए, है ना? और एनिमिलिया। तो बेसिकली 5 ग्रुप निकल के सामने आए आर एच विटेकर के द्वारा। ठीक है, फर्स्ट ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट की बात करते हैं। तो ये तो मुझे याद है, क्योंकि मैंने शायद लुसेंट की किताब पढ़ी थी। ये कौन सा किताब पढ़ा था याद नहीं, लेकिन मुझे याद है ये 1967 में हुआ था। किसके द्वारा किया गया था?
तो क्रिश्चियन बर्नार्ड, ये नाम आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको ऐसा है जो मैंने ल्यूसेंट में पढ़ा था, लेकिन मैंने एक बार डिस्कवरी टीवी पे देखा था, और उस दिन पता चला था मुझे जो पेशेंट 18 दिन तक जिंदा रहा था। ठीक है, तो है ना अपने आप में यूनिक स्टोरी। तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल भी आते हैं, जो ये पहली बार साउथ अफ्रीका में हुआ था, 1967 में हुआ था। डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जान सकते हैं आप। और क्रिश्चियन बर्नार्ड आप भूलना मत, ठीक है। इंसुलिन की बात करें तो फेडरिक बेंटिंग, ये भी अपने आप में एक डिस्कवरी है। बेंटिंग ने जब इसको ढूंढा था, तो इसको भी इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था। और क्लास 11th या 12th के एनसीईआरटी में जब आप माइक्रोबायोलॉजी ये बायोटेक्नोलॉजी पढ़ रहे होते हैं, तो एक चीज मुझे पहले पता चला था, जो पहले जो इंसुलिन जो था ना, वो जानवरों के मीट से लिया जाता था, मतलब मरे हुए जानवर से, उनके लिवर वगैरह से निकाला जाता था। ठीक है, फिर ये काम हमने बैक्टीरियाज को दे दिया, जो भाई तुम बनाओ इंसुलिन, और फिर ताबड़तोड़ वैक्सीन कह रहा हूँ, इंसुलिन बनने शुरू हुए। वेज वैक्सीन जिसको हम लोग कह सकते हैं, है ना, वेज इंसुलिन, सॉरी। तो बेसिकली कहने का मतलब, पहले इंसुलिन निकालने के लिए जानवरों को मारना पड़ता था। ठीक है, लेकिन अब ये बायोटेक्नोलॉजी का जमाना आ गया है। अब ये काम हमने बैक्टीरिया वगैरह को दे दिया, अब वो अपना बना देता है और हम लोग इस्तेमाल करते हैं। बैक्टीरिया की बात की, बैक्टीरिया आ गया। और ये एंटोनी वैन ल्यूनहॉक, नीदरलैंड्स। दोस्तों, इस व्यक्ति ने पहली बार बैक्टीरिया को देखा होगा, माइक्रोस्कोप से देखा, क्या होगा देखा था, और उसके बाद इन्होंने बैक्टीरिया ये टर्म दिया। ठीक है, अब आते हैं सवाल पे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो हमेशा कॉन्टेक्स्ट से पढ़ना है, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन होंगे? माइक्रोबायोलॉजी कौन होंगे? ये थे लुइस पैस्टर। ठीक है, फिर फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कौन से होंगे? बैक्टीरियोलॉजी। और एक और टर्म है, देखो ऐसा है, जो इसमें तीन खिलाड़ी सामने आते हैं, अब एक आदमी को ये सारा क्रेडिट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, एटोन वैन ल्यूनबॉक, ठीक है, और लुइस पैस्चर, और एंटोनी वैन, ये जो एंटोनी वैन ल्यूनहॉक, लुइस पैस्चर, और रॉबर्ट कूच। इन, इन तीनों की ट्रायोलॉजी के साथ ये सारी चीजें फादर हैं। पूछे जाएंगे अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो ये तीनों ऑप्शन आप दिमाग में रखना। ठीक है, कभी भी कुछ में भी आ जाएगा आपको। ये इन तीनों की ट्रायोलॉजी को ही मिला है ये सारा, फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, है ना। तो ये आपको दिमाग में रखना है। अब ये आया कहाँ से कॉन्सेप्ट? तो ऐसा है ना, जो फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, तो इन्हीं का नाम आता है, सबसे पहले देखने को मिलता है। लेकिन जब मैंने ढूंढा, मैं, तो फिर मुझे पता चला जो और भी लोग हैं जो इस पोजीशन को क्लेम करते हैं। ठीक है, तो बस आपको दिमाग में रखना है। अब माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर लेते हैं। अब माइटोकॉन्ड्रिया का जो खोज किया गया ना, मतलब वो कॉलिकर के द्वारा इन्वेंट किया गया, स्विट्जरलैंड के थे, एल्बर्ट वॉन कॉलिकर। लेकिन ये, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, जो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली में होता क्या है। तो ये बेसिकली सेल का पावर हाउस होता है दोस्तों। ठीक है, जब आप इसको प्रिंट निकालना है ना, तो इस लेक्चर को फिर से चला लेना, छोटे छोटे वर्ड्स में लिख लेना ये सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि सवाल सेल के पावर हाउस से ज्यादा आएगा एज अ माइटोकॉन्ड्रिया, और किसने खोजा था वो कम आएगा। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो सेल का पावर हाउस होता है। और आपको बता दें, जो सेल के अंदर तो डीएनए होता है, जैसा कि आपको पता होगा, है ना। लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपने आप में डीएनए होता है, यानी कि सेल को पावर जो दे रहा है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बैठ के, सेल के अंदर तो डीएनए है ही है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी अपने आप में डीएनए है। ठीक है, तो अपने आप में ये एक समझो यूनिट है ये। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कोलिकर के द्वारा ढूंढा गया और सेल का पावर हाउस होता है। न्यूक्लियस की बात करें, जो इन सेल होता है, वो रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा ढूंढा गया था। ठीक है, न्यूक्लियस का काम क्या होता है? तो देखो दोस्तों, ऐसा है, जो ये सेल है, सेल के ठीक बीच में क्या समझो, इस तरीके से न्यूक्लियस होता है, और ये सेल के एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। ठीक है, पोलियो वैक्सीन की बात कर लेते हैं, तो जॉनेस सॉल्क। और हम लोग पोलियो फ्री कब हुए थे? तो 2011 में इंडिया बिकेम पोलियो फ्री इन 2011। लोगों को लगता है क्या, जो पोलियो टांग में मारता है ना, ऐसा लगता है ना, लेकिन नहीं दोस्तों, वो नर्व नर्व को डैमेज करता है। एक जगह कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में मैंने सवाल देखा था, जो पोलियो से क्या तबाह होता है, मतलब पोलियो किस पे लगता है, तो वो नर्व्स पे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और हम लोग 2011 में पोलियो फ्री हो गए थे।
दोस्तों पोलियो के पीछे भी एक बड़ी अच्छी कहानी है। ये जॉनेस सॉल्क बड़े अच्छे व्यक्ति थे। उनकी कहानी है ना, जो आप क्यों ये इन्वेंट करोगे, क्यों करोगे डिस्कवर, इन्वेंशन में क्यों लगे रहोगे? क्योंकि आप इससे पैसे कमाओगे। आप क्या करोगे, पोलियो वैक्सीन बनाओगे, उसका पेटेंट कराओगे इसको, है ना? और पेटेंट कराने के बाद जो भी आपकी वैक्सीन लेगा उससे आप मुंह मांगा दाम लोगे। यही कहानी होती है। नहीं दोस्तों, इन्होंने इस वैक्सीन को पेटेंट ही नहीं कराया, क्योंकि उनको पता था जो तकलीफ बहुत ही ज्यादा है। ठीक है, और इसका वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए, इस वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होने के लिए इसको पेटेंट नहीं कराना है। ठीक है, तो कभी कभी ह्यूमैनिटेरियन सोच आपके साइंटिफिक सोच को क्या कहें, मतलब उस पे हावी हो जाती है, पैसा कमाने पे हावी हो जाती है ना? रेबीज वैक्सीन की बात करें तो लुइस पैस्चर, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। दोस्तों ये भी मैं मानता हूँ जो बहुत ही अच्छा ये डिस्कवरी है, क्योंकि इन्वेंशन है, क्योंकि ऐसा है जो रेबीज का इलाज नहीं होता। ठीक है, और लोगों के अंदर में बहुत सारी धारणाएं रेबीज को लेके होती हैं। पहले रेबीज की जो सुई पड़ती थी वो 14 पड़ती थी, वो भी पेट में। लेकिन अब ये 3 पे आ गई है। ठीक है, और यही है, जो रेबीज से जो मौत होती है वो बहुत ही दुखद मौत होती है, और इसका कोई इलाज नहीं है। मतलब किसी को अगर रेबीज हो गया तो उसको मरना तय है, और मौत ऐसी वैसी नहीं होती, बहुत दुखद मौत होती है। तो लुइस पैस्चर ने इसके एक क्या हुआ था ना, एक अ, मैंने एक बार गूगल किया था जो क्या रेबीज से कोई लोग बचा भी है, तो पता चला एक महिला थी, एक जिसको चमगादड़ ने काट लिया था, फ्रूट बैट ने काटा था, और उसको रेबीज हो गया था। तो शी इज द ओनली वन हु सर्वाइव्ड फ्रॉम द रेबीज, बाकी कोई नहीं बचा। खैर चलिए, डीडीटी की बात करते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। पॉल हर्मैन म्यूलर स्विट्जरलैंड के द्वारा ये ढूंढा गया था। ढूंढा क्या गया था, इन्वेंट किया गया था। अब इसके लिए इनको, हर्मन म्यूलर जी को नोबेल प्राइज भी मिला था। लेकिन अब इनको क्या पता था जो एक दिन इस चीज को बैन लगा दिया जाएगा ड्यू टू इट्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। क्या है भाई, तो वो समझो। ऐसा है, जो कोई जानवर है, मतलब डीडीटी कैसे ये इम्पैक्ट करता है, तो डीडीटी इन्वायरमेंट के लिए सुटेबल नहीं माना जाता है। ऐसा है, जो मछलियां डीडीटी खा के उनको पता नहीं चलता जो क्या खा रही हैं, डीडीटी को डिटेक्ट नहीं कर पाती हैं, खाती हैं मर जाती हैं। ठीक है, फ्रॉग्स मर जाते हैं। तो फिर बेसिकली ये एक्वेटिक लाइफ को तबाह कर रहा था डीडीटी, दैट्स व्हाई इट वाज बैंड। पॉल हर्मन म्यूलर, ये याद आप नाम रखेंगे। ठीक है, विटामिन की बात करते हैं तो कैसमीर फंक। ठीक है, किशमिश में विटामिन होता है, इस तरीके से आप याद कर लेना। ठीक है, कैसिमिर फंक। वैसे फंक जरूर याद रख लेना, क्योंकि बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा विटामिन किसके द्वारा खोजा गया, तो फंक के द्वारा, सिर्फ फंक दिया रहेगा। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए, विटामिन फंक। और ये विटामिन नाम इन्होंने कैसे दिया, तो फंक ने ये सोचा, इसका नाम था वाइटल। आपको पता होगा जो एसेंशियल को हम लोग का एक वर्ड है, वाइटल, है ना? हमारे वाइटल ऑर्गेन्स, वाइटल जो होता है ना, वहीं से वर्ड आया ये। और वाइटल हो गया, और दूसरा एक अमाइनो एसिड होता है ना, इनको ऐसा लगता था फंग को, जो विटामिन में भी अमाइनो एसिड ही होता है, सारे विटामिन में अमाइनो एसिड होता है, जो कि एक्चुअली में नॉट ट्रू, कुछ में ही होता है ना? तो वहां से ये वर्ड निकल के आया था, वाइटल एमिन जो है ना, विटामिन। विटामिन ए की बात कर लेते हैं तो फेडरिक गॉडलैंड हॉपकिंस, ये नाम बस हॉपकिंस याद रख लेना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सिर्फ यही दिया रहेगा, हॉपकिंस। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो होता है नाइट ब्लाइंडनेस। ये सवाल भी आते हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं शायद रतौंधी, रतौंधी। विटामिन सी की बात कर लेते हैं। एल्बर्ट सेंस ग्योरी के द्वारा ढूंढा गया था। और विटामिन सी की कमी से क्या होता है, तो स्कर्वी, दांतों में ब्लड आता है, ब्लीडिंग गम्स जो है ना, उसको स्कर्वी कहते हैं। कभी कभी स्कर्वी वर्ड दिया रहेगा, या फिर आपको ये दिया रहेगा जो ब्लीडिंग गम्स। आपको दिमाग में दोनों रखना है। किसके द्वारा ढूंढा गया था, तो ग्योर्गी। ठीक है, ग्योर्गी से गम्स याद रख लेना, और आपको आसानी से याद हो जाएगा विटामिन सी। फिर डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, जेम्स वाटसन एंड क्रीक। एनसीईआरटी खोलोगे, आपको जब आप पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी, तो सबसे पहले यही वाटसन एंड क्रीक का ही नाम सामने देखने को मिलेगा। डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वाटसन एंड क्रीक। दोस्तों डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, जो डीएनए होता है ना, वो इस तरीके का होता है ना? इसको हेलिक्स कहते हैं।
और ऐसा कहा जाता है ना, जो इनके साथ कोई व्यक्ति था, आई एम नॉट श्योर, जो जिसने बेसिकली एक्सरे डिफ्रैक्शन का इस्तेमाल किया था, और जिससे पता चला डीएनए के बारे में। और जिस व्यक्ति ने ये ढूंढा था, मतलब जिसने एक्सरे डिफ्रैक्शन निकाला था, उसको कोई क्रेडिट नहीं मिला। तो लाइफ कभी कभी आ, ये दुश्मन होती है। और यही कहानी ऐसा मुझे थॉमस अल्वा एडिशन और निकोला टेस्ला की भी सुनने को मिली थी। ठीक है। जो बेसिकली थॉमस अल्वा एडिसन के यहाँ निकोला टेस्ला काम करते थे, और सारे डिस्कवरी का श्रेय, इन्वेंशन का श्रेय ये ले जाते थे, एडिसन। अब ये कितना सच है मुझे नहीं पता। एचआईवी की बात करें तो ल्यूक मॉन्टेग्नियर, जो कि फ्रांस के रहने वाले थे। दोस्तों ये बहुत ही लेट डिस्कवरी थी, यानी 2008 में हुई थी। और लेकिन इसके ढूंढने से ना, एचआईवी ह्यूमन, एचआईवी का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, है ना। और एड्स को क्या कहते हैं? एक्वायर्ड इम्यून डिफिशिएंसी सिंड्रोम। तो बेसिकली एड्स जो होता है ना, वो आपके इम्यूनिटी में एक तरीके की डिफिशिएंसी होती है। जिम्मेदार तो ये वायरस ही होता है, लेकिन आपको फिर और बीमारियां हो जाएंगी, और आपको मतलब कहने का जो इन्फेक्टेड होगा एचआईवी से, और वो स्वर्ग से धार जाएगा और भी बीमारियों से। तो एचआईवी वन ऑफ द पाथ ब्रेकिंग डिस्कवरी था, जब आपने वायरस को ढूंढ के निकाला था और पता चला आपको, ताकि इससे रोकथाम की जा सके, इसको फैलने से रोका जा सके, है ना। तो बेसिकली यही है कहानी। आगे बढ़ते हैं। अब फिजिक्स के इन्वेंशंस को देख लेते हैं। बायोलॉजी वाले को तो हमने अच्छे से कवर कर लिया, है ना। एडिंग मशीन, जो पास्कल्स ने ढूंढा था, जो फर्स्ट कैलकुलेटर थे। और सच पूछो तो कंप्यूटर का पूरा बेस ही यही बना है। जैसे सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, उसी तरीके से जो ये एडिंग मशीन जो है ना, ये एक समझो कंप्यूटर एल्गोरिदम का बेस बना, फाउंडेशन बना। ठीक है। तो ब्लेस पास्कल फ्रांस के थे 1642 में। तो इनकी जो बेसिकली एडिंग मशीन थी, वो बेसिकली ऐड तो कर देती थी और सब्सट्रैक्ट कर देती थी, और उसी बेसिस पे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन पे ही मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन हो जाता था। आपको पता होगा ना, जो मल्टीप्लिकेशन इज एक्चुअली रिपीटेड एडिशन जो होता है, उसी को मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, है ना। तो इसी बेसिस पे डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन भी हो जाता था। बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो एडविन हबल फर्स्ट एविडेंस। दोस्तों हबल टेलीस्कोप के बारे में हम लोगों ने स्पेस में जब हमने पढ़ा था, स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में जब पढ़ा था, तो हबल टेलीस्कोप के बारे में पढ़ा था। तो एडविन हबल जो थे, उन्होंने बिग बैंग थ्योरी का वो पहला एविडेंस इनके पास इन्होंने ही ढूंढा था। और ये क्या होता है बिग बैंग थ्योरी? तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का। ठीक है। इसमें डिस्कवरी क्या हुई? तो इन्होंने ये डिस्कवर किया, जो यूनिवर्स है ना, ये एक्सपैंड होता जा रहा है। ठीक है। चीजें हम लोगों से दूर होती जा रही हैं, और यूनिवर्स अपने आप में एक्सपैंड होता चला जा रहा है। यही है बिग बैंग थ्योरी। इसी को बिग बैंग थ्योरी कहते हैं। इसी को सपोर्ट करता है, जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स हो रहा है ना। सेंटीग्रेड स्केल की बात करें तो एंडर्स सेल्सियस, जैसा कि नाम से ही दिख गया होगा आपको, इन 1742 में इन्होंने ढूंढा था। स्वीडन के रहने वाले थे। दोस्तों एक मजे की बात ये है ना, जो सेल्सियस आपको पता होगा, है ना, जो सेंटीग्रेड स्केल है, जो अब सेल्सियस के नाम से जाना जाता है ना, सेल्सियस, है ना। तो जब ये ढूंढा गया था, तो 0 डिग्री को माना जाता था बॉइलिंग, ये होता है ना जो इस पे बॉइलिंग पॉइंट। और 100 डिग्री को क्या माना जाता था? फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये लेकिन उल्टा हो गया है। ठीक है, अब इसको रिवर्स कर लिया गया है। ठीक है। चलिए, साइक्लोट्रॉन, ये अर्नेस्ट ऑरलैंडो लॉरेंस और एमएस लिविंगस्टन के द्वारा ढूंढा गया था। क्या होता है साइक्लोट्रॉन? तो बेसिकली ये पार्टिकल एक्सेलरेटर होता है। ठीक है। अब इसका डीप में जाएंगे तो अलग ही एक चैप्टर हो जाएगा। खैर, इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फोनोग्राफ, थॉमस अल्वा एडिशन। ठीक है। जब इन्होंने फोनोग्राफ का ये इन्वेंशन किया था ना, तो वो आवाज को रिकॉर्ड भी कर सकता था और रिप्रोड्यूस भी करता था, जो होता है ना। ठीक है। जब रिकॉर्डिंग करते हैं तो प्ले करते हैं ना, तो ये वन ऑफ द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी माना गया था। इलेक्ट्रोमैग्नेट, विलियम स्टर्जन, याद हो जाना चाहिए आपको, सवाल आते हैं। ठीक है। दोस्तों इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो थ्योरी है ना, ठीक है, ये अपने आप में बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग साबित हुई थी। और इलेक्ट्रोमैग्नेट की सिर्फ बात करें, एक तो नॉर्मल मैग्नेट हो गया, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया, वो पता चला जो 20 टाइम्स अपने वेट से ज्यादा उठा सकता है, द पावर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। मर्क्यूरी बैरोमीटर,
ये आपको टॉरिसेली बस इतना याद रखो, वो काफी है। बैरोमीटर टेरोसेली, किसका, कौन सा बैरोमीटर, तो मर्करी वाला बैरोमीटर। और ये जब डिस्कवरी हुआ तो फिर एटमॉस्फेरिक प्रेशर का पता चला, और ये भी पता चला एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और ये भी पता चला जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ वैक्यूम, VACCUUM। वैक्यूम का स्पेलिंग भी थोड़ा यूनिक है ना। नहीं, VACUUM, सॉरी। खैर चलिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात कर लेते हैं। तो हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज, नाम आपने सुना होगा। देखो दोस्तों, इसके पीछे कहानी बहुत ही अच्छी है, वो आपको जानना चाहिए क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इससे एक बार सवाल आया था। ऐसा है, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हर्ट्ज ने ऑब्जर्व किया था और इसको एक्सप्लेन आइंस्टाइन ने किया था। ठीक है, तो आइंस्टाइन ने ही इसको बताया था, और इनको नोबेल प्राइज भी मिला था, याद ही होगा आपको, जिसको क्वांटम थ्योरी कहते हैं ना। अब सवाल ये है, जो आरआरबी एनटीपीसी का सवाल था, हमने ये देखा था, जो आइंस्टाइन को किस लिए नोबेल प्राइज मिला था, तो आंसर था उसमें क्वांटम थ्योरी भी दिया हुआ था, बहुत सारे ऑप्शंस थे, है ना, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी था और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी था, डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फिर आप यहाँ पे उसी हिसाब से पढ़ना, इसीलिए मैंने कहा था जो आप नोट्स अपने बना लेना इससे। ठीक है, और स्टोरी क्या है मैंने आपको समझा दिया, और इससे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में सवाल भी आए ये भी बता दिया। ट्रांजिस्टर की बात कर लेते हैं, तो शॉकले आपको याद हो जाना चाहिए, बार्डीन और ब्रिटेन, तीन बंदे हैं जिन्होंने मिलकर ट्रांजिस्टर को ढूंढा था, और इस चीज के लिए इन्हें नोबेल प्राइज तीनों को भी मिला था। कब की बात है, अराउंड 1950 समथिंग में मिला था। ठीक है, मर्क्यूरी थर्मोमीटर, ठीक है, अभी हम लोगों ने देखा था मर्क्यूरी बैरोमीटर फॉर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब मर्क्यूरी थर्मोमीटर, जो कि डैनियल गैब्रियल फारेनहाइट। तो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या देख लिया यहाँ पे, एक सेंटीग्रेड स्केल जो है एंड्रयू सेल्सियस, जो इन्होंने उल्टा ही ढूंढ लिया था, जो बाद में करेक्ट हुआ, रिवर्स हुआ, है ना। उसके बाद मर्क्यूरी थर्मोमीटर जो है वो डेनियल गैब्रियल फारेनहाइट, ये तो आपको याद ही हो जाएगा, कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, फारेनहाइट से आप रिलेट कर लोगे। दोस्तों आपको बता दें, हमारे यहाँ जो मान लो टेम्परेचर होता है सेल्सियस में नापा जाता है ना, ये इतना डिग्री सेल्सियस, इतना डिग्री सेल्सियस गर्मी हो रही है, यूएस में फ़ारेनहाइट में नापा जाता है। ठीक है, लॉज ऑफ प्लानिटरी मोशन, केपलर, जोहानस केपलर, ये तो आपको पता ही होना चाहिए, इनफैक्ट मुझे लगता है आपको पता होगा। और प्लानिटरी मोशन जो था, इससे ये पता चला, जो प्लैनेट जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं ना, वो इलिप्टिकल पाथ होता है। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ का कॉन्सेप्ट यहीं से आया। सोलर सिस्टम, निकोलस कॉपरनिकस, कॉपरनिकस जो है ना, इन्होंने जब ये सोलर सिस्टम का पता लगाया था, तो इन्होंने ये कहा था, जो ये हेलियोसेंट्रिक है, हेलियो मतलब सन, हेलियोस, सुना होगा आपने वर्ड हेलियोस, सन, तो सन के सेंट्रिक है। ठीक है, मतलब बीच में सन है और प्लैनेट्स इसके चक्कर लगाते हैं। तो फिर आप कहोगे वो तो लगाते ही हैं, लेकिन ये सन के ही तो चक्कर लगाते हैं, इसने क्या ढूंढ लिया। तो देखो दोस्तों, ऐसा है, जो एक बंदा था उसका नाम था टॉलमी, PTOLMY, उसने कहा था जो अर्थ है सेंटर में और सभी इसके चक्कर लगाते हैं इंक्लूडिंग सन। ठीक है, तो इस थ्योरी का खंडन करके कॉपरनिकस ने जो सोलर सिस्टम की थ्योरी दी थी, वो बेसिकली हेलियोसेंटर सेंट्रिक थी, यानी कि सन बीच में है। ठीक है, कॉस्मिक रेडिएशन की बात करें तो विक्टर फ्रांसिस हेस, उस, अब इसमें क्या कोई ऐसा तो कुछ ट्रिविया है नहीं। फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ, कार्ल फेडरिच गॉस एंड वेलहेम एडवर्ड वेबर, गॉस एंड वेबर, इस तरीके से याद कर लेना। ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टेलीग्राफ बाय गॉस एंड वेबर। तो ये जो टेलीग्राफ था ना, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स का इस्तेमाल करके दूर तक मैसेज भेज सकता था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, हांस क्रिश्चियन ओस्टेड। दोस्तों यहाँ पे हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोमैग्नेट, स्टर्जन, सवाल आते हैं डायरेक्ट, मैग्नेट की बात होगी तो स्टर्जन, मैग्नेटिज्म की बात होगी तो अर्स्टेड। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, रडार जो है हेनरिच हर्ट्ज, जर्मनी में, फ्रीक्वेंसी का भी इन्होंने ही किया था, है ना। तो बेसिकली ऐसा है, जब आपने रेडियो वेव्स का पता लगा लिया, है ना, तो और इसी थ्योरी पे बेस्ड रडार काम करता है, तो यहीं से कहानी आई, हेनरिच हर्ट्ज ने रेडियो वेव्स का भी पता लगाया और रडार की भी खोज की।
एक्सरे रोंटिजन, बस ऐसे ही याद कर लो, एक्सरे रोंटिजन। दोस्तों आपको बता दें, जो एक्सरे की भी जो खोज थी ना, ये भी एक्सीडेंटल थी, गलती से ढूंढ लिया गया। लॉज ऑफ मोशन, आइजैक न्यूटन। इन्होंने तीन लॉज ऑफ मोशन दिए थे, लॉ ऑफ इनर्शिया, फिर क्या दो और है ना, दूसरा क्या था, एफ बराबर एम ए, यही था ना, और तीसरा ये था जो इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, एवरी रिएक्शन हैज द इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और पहला लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में रहना चाहती है उसी पोजीशन में रहती है अनटिल अनलेस कोई दूसरा फोर्स उस पे, उसके जाके उसके मोशन को ना बिगाड़ के आ जाए, यही ना। चलिए केमिस्ट्री के इन्वेंशन की बात कर लेते हैं। थोड़ा सा लंबा लेक्चर हो रहा है, लेकिन अब आप जब इसको रिवाइज करोगे ना, तो आपको फटाफट चीजें याद आती रहेंगी और आसानी से आप याद कर लोगे। एटॉमिक थ्योरी किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। और जॉन डाल्टन की जो थ्योरी थी, वही वो बताती थी, जो जितने भी मैटर्स हैं ना वो एटम से बने हुए हैं, बेसिकली यही कहानी है। ऑक्सीजन की बात करें तो जोसेफ प्राइसले, मैंने इसको प्राइसलेस से याद रखा है, बिना ऑक्सीजन के तो सभी मर जाए ना, तो इसीलिए ये प्राइसलेस होता है ना, अमूल्य होता है। इस तरीके से आप याद कर लेना, आपको भी याद हो जाएगा। फॉस्फोरस, हैनिंग ब्रांड, ये ब्रांड जो व्यक्ति थे ना, उन्होंने क्या किया था, पेशाब से ये फॉस्फोरस स्टोन बनाने चले थे और फॉस्फोरस बनाया था, यही कहानी है। क्लोरीन, कार्ल वेलमिन शील शीले, ठीक है, कार्ल वेलहेम शीले। बेंजीन, माइकल फैराडे, ठीक है। ये भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी, ज्यादातर इन्वेंशन एक्सीडेंटल ही होते हैं, ठीक है, डिस्कवरी जो होते हैं एक्सीडेंटल ही होते हैं। पीरियोडिक टेबल, डिमित्री मेंडलीव, रशिया में, ठीक है। दोस्तों कभी कभी पूछ देते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल कौन थे, तो मेंडलीव ही थे। रेडियो एक्टिविटी, हेनरी बकेरल, बकेरल याद कर लेना, बकेरल, यही काफी है। फिर फुलरेनेस, रॉबर्ट कर्ल, हारोल्ड क्रोटो एंड रिचर्ड स्मेली। ये फुलरेनेस होता क्या है, तो बेसिकली आप समझो कार्बन का जो स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है ना, जो हर एक कार्बन दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, ये बेसिकली फ्लोरीन से आया हुआ है, यहाँ पे आपको पता चलेगा। पेस्चराइजेशन, लुइस पेस्चर, नाम से ही लग गया होगा। क्या है, तो बेसिकली जब आप दूध को सर्टेन टेम्परेचर पे उबालते हैं तो कीड़ा सारा मर जाता है, उसको पेस्चराइजेशन कहते हैं ना, तो उन्हीं के नाम पे बना है लुइस पेस्चर। सोडियम, हम्प्री डेवी, हम्प्री डेवी आपने सुना होगा वर्ड, वो उन्होंने सोडियम को का खोज किया था। आपको पता होगा जो सोडियम जो है, मतलब हाईली रिएक्टिव मेटल होता है, ठीक है, पानी में डालो तो बम की तरह फटता है। आयोडीन की बात करें तो बर्नार्ड क्योर्टिस, कोर्टियोइस, ये भी एक्सीडेंटल डिस्कवरी है। दोस्तों सवाल कभी कभी ये आ जाता है, जो आयोडीन की कमी से क्या हो जाता है, तो उसको कहते हैं घेंघा, अंग्रेजी में ग्वाइटर, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। रे, रेडियम, मैरी क्यूरी एंड प्योरी क्यूरी, इनको नोबेल प्राइज भी इसके लिए मिला था, सवालों में भी आते हैं, है ना। और ये आपको बता दें, इनको दो नोबेल प्राइज मिले थे, एक फिजिक्स में भी और केमिस्ट्री में भी, ठीक है। और क्योंकि रेडियो एक्टिविटी में इन्होंने खोज किया था रेडियम का, ठीक है, और इसी से मौत भी हो जाती है, ड्यू टू रेडिएशन। रेडॉन की बात करें तो फेडरिक अर्नस्ट डॉर्न। स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, अर्नेस्ट रदरफोर्ड एंड नील्स बोर, इन दोनों ने मिलकर मॉडर्न मॉडल ऑफ एटम को ढूंढा था, है ना। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट था जो फेमस था, हर एनसीईआरटी की किताब में आपको मिल जाएगा, जिसको गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट जिसको कहते हैं ना, वो था। जो ये दिखाता था, जो कोई भी एटम होता है ना, उसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो कि स्मॉल डेंस होता है ना। तो इस तरीके से पता चला था। और बोर का जो मॉडल था, वो इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट्स को दिखाता था, है ना। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जोसेफ जॉन थॉमसन। कैसे हमने याद रखा था, हमने एक भोजपुरी में कहते हैं ना, ई जे थॉमसन है ना, ई जे थॉमसन है, इस तरीके से हमने याद रखा था, ई जे थॉमसन जो है, ई जे थॉमसन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए। और सवालों में भी आते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल, जोसेफ जॉन थॉमसन, आपको समझ में आ गया, यहीं से है। न्यूट्रॉन, जेम्स चैडविक। चैडविक के ही एक्सपेरिमेंट ने बताया, जो न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल सबएटॉमिक पार्टिकल होता है। और लेकिन न्यूट्रल तो होता है, लेकिन इसका मास होता है ना। और आपको एक नीट का सवाल है, ये इस बार की नीट का सवाल है जिसमें करप्शन हुआ है ना,
पेपर लीक जो हुआ है, जो यही कारण है, यही कारण है, यही कारण है जो एटम ऑफ सेम एलिमेंट कुड हैव डिफरेंट एटॉमिक मास, है ना, जिसको हम लोग आइसोटोप्स कहते हैं। समझ में आया? ये इस बार की नीट में पूछा गया था। फोटोन एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा ये आया था सामने, थ्योरी ये लेके आए थे। फोटोन से फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में, इफेक्ट इफेक्ट के बारे में हमें मदद मिली थी। और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो थी, जब ये आया था तो स्पेस टाइम जो होता है ना, उसमें एक नया खोज देखने को मिला था। एनर्जी क्वांटा, मैक्स कार्ल अर्नस्ट लिडविग प्लैंक प्लैंक। उसके बाद सिंथेसिस ऑफ यूरिया, फेडरिक वोलर। इससे सवाल आते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए, मैं इसको एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ यूरिया, फेडरिक वोलर, जर्मन केमिस्ट थे। और ये अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज है। क्या क्या यूनिक है ना, एनसीईआरटी में पढ़ा था, मैंने कहाँ पढ़ा था, जो ये एक तरीके का एक धारणा को तोड़ता था, ये जो कभी भी कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही तैयार हो सकता है, ऐसा नहीं है। यूरिया जो है, उसका जो सिंथेसिस है, ये इस चीज को तोड़ता है, ठीक है, ये केमिकली तैयार हो रहा है ना। लेफ्ट स्टेप पीरियोडिक टेबल, चार्ल्स जेनेट। हाइड्रोजन आइसोटोप, हैरोल्ड सी यूरे। बेसिकली हाइड्रोजन आपको पता है जो स्टेबल तो होता नहीं है, तो इसका एक स्टेबल वर्जन इन्होंने ये ढूंढा था, जिसको हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम, है ना। और इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। आगे देखें, एंटी पार्टिकल्स। एंटी पार्टिकल्स क्या होता है, तो बेसिकली पॉजिट्रॉन जिसको कहते हैं ना, इससे आगे मुझे आता नहीं समझ। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स की बात कर लेते हैं। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जो है ना, प्लूटोनियम की बात करते हैं तो ग्लेन टी सीबॉर्ग 1940 में इन्होंने डिस्कवर किया था। दोस्तों प्लूटोनियम का एटॉमिक नंबर होता है 94, ठीक है। हालांकि ये जो सीबॉर्ग जिन्होंने जो ढूंढा था प्लूटोनियम, उनके स्वागत में कह लो, ठीक है, क्योंकि मतलब इनका जो ट्रांस यूरेनियम पे काम था, इसके कारण सीबॉर्ग के नाम पे भी एक एटॉमिक नंबर है, इसका नाम है 106। आप जाके देखना पीरियोडिक टेबल, आपको समझ में आएगा। लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन की बात करें तो जोसेफ प्रोस्ट जो थे, उन्होंने लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन दिया था। और ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या है तो समझाओ। क्या है इसको, कहें जो केमिकल कंपाउंड जो होते हैं ना, वो फिक्स्ड रेशियो में जाके कंबाइन होते हैं, ठीक है, बस यही है। चलिए अब कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जितने भी इन्वेंशंस एंड डिस्कवरीज हैं उसको देख लेते हैं। उल्टा चलेंगे। कंप्यूटर, चार्ल्स बेबेज, फादर ऑफ कंप्यूटर जिसको कहा जाता है वो है चार्ल्स बेबेज। जब भी कंप्यूटर की किताब आप खोलोगे सबसे पहला नाम आपको यही दिखेगा, मतलब अगर बच्चों वाला किताब खोलेंगे तो चार्ल्स बेबेज ही पहली बार वो देखने को मिलता है। इन्होंने फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया था जिसको एनालिटिकल इंजन कहते थे। वर्ल्ड वाइड वेब, टिम बर्नर्स ली 1989 में इन्होंने ढूंढा था, पहला वेबसाइट इन्होंने बनाया था, और उसी से फिर एक तरीके की क्रांति आई। इनका वेबसाइट अभी भी एक्सेसिबल है। एट द रेट साइन जो ईमेल में यूज होता है, वो रे टॉमिल्सन ने ढूंढा था, मतलब इन्वेंट किया था, ठीक है। और उसका सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो डेनिस एम रिची। सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, यार्ने सोट्रुप स्ट्रोस्ट्रुप। जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जेम्स गॉसलिंग, ये आता है सवाल, इसे आपको पता होना चाहिए। पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ग्यूडो वैन रोसम। चलिए अब कुछ अदर इन्वेंशंस हैं उसको भी देख लेते हैं। एरोप्लेन, राइट ब्रदर्स, जैसा कि बहुतों को मालूम ही होगा, ये कोई बड़ी चीज नहीं है, बड़ा, लेकिन पूछा जाता है सवाल तो आपको पता होना चाहिए। आपको जान के आश्चर्य होगा, जिन्होंने जो पहला प्लेन बनाया था ना, वो मात्र 12 सेकंड हवा में टिका था, ठीक है, लेकिन एक बुनियाद तो खड़ा कर दिया, इसी कारण से तो आज हम लोग एरोप्लेन में उड़ पाते हैं। बलून जो है, रबड़ वाला बलून, वो माइकल फैराडे 1824 में। बेसिकली माइकल फैराडे हाइड्रोजन की प्रॉपर्टीज का अध्ययन करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बलून में हवा भर के, हाइड्रोजन भर के एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। उसी समय बलून का भी आविष्कार हो गया, मतलब एक ऐसा पाउच बना रहे थे जिसमें हवा भर सके, है ना। डायनमो, माइकल फैराडे 1831 में। फिर बलून हॉट एयर, मॉन्ट गॉल्फियर ब्रदर्स, जोसेफ माइकल एंड जैक्विस 18। मॉन्ट गॉल्फियर ब्रदर्स बस एक बार पढ़ लेना, बस काफी है। बॉल पॉइंट पेन,
जॉन जैकब लाउड। उसके बाद बाइसाइकिल बैरोन कार्ल वॉन ड्राइस जो कि जर्मनी के थे। कंपाउंड माइक्रोस्कोप हैंस जेंसन एंड जैक्विस जेंसन। जानेसीन कंप्यूटर सॉरी माइक्रोस्कोप। कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन लुईस एडिसन वाटरमैन। सवाल आता है फाउंटेन पेन और वाटरमैन, यही सवाल आता है। ठीक है। सिनेमा फर्स्ट टू प्रेजेंट द प्रोजेक्टेड मूविंग पिक्चर ल्यूमिरे, जैसा नाम से लग गया होगा इल्यूमिनेशन, इसी से पता चल जाएगा, ब्रदर्स। ठीक है। उसके बाद क्लॉक पेंडुलम क्रिश्चियन ह्यूजेंस। डीजल इंजन रुडोल्फ डीजल, जैसा कि नाम से ही लग गया होगा। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबेल। इलेक्ट्रिक आयरन हेनरी सीले। फाउंटेन पेन, फाउंटेन पेन यहाँ पे दो है ना, एक कैपिलरी फीड फाउंटेन पेन है और एक फाउंटेन पेन है, लेकिन सवाल आपको फाउंटेन पेन ही आएगा और ऑप्शन में वाटरमैन होगा, उसी को आप टिक लगाना। ठीक है। वैसे फाउंटेन पेन पिट्राच पोनेरू पोइनारू। गैटलिंग गन रिचर्ड जॉर्डन गैटलिंग, नाम पे ही बन गया था। जेट इंजन फ्रैंक विटल। रेलवे स्टीम इंजन जॉर्ज स्टीफेंसन। रिवॉल्वर कोल्ट। सेफ्टी मैच पास्ट याद रखना बस, एरिक पास्ट। गुस्टाफ एरिक पास्ट। मोटर कार कार्ल बेंज मर्सिडीज बेंज इन्हीं के नाम पे है। मॉर्स कोड सैमुअल फिनले ब्रीज मॉर्स। मॉर्स कोड होता क्या है, बेसिकली एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए एक सीक्रेट कोड का सहारा लिया जाता है, जो कि बीप्स के मेथड मैकेनिज्म पे काम करता है। पहले डिटेक्टिव्स लोग यूज करते थे। एक कंट्री से दूसरे कंट्री में अगर वो जाते थे गुप्तचर बन के, तो फिर अपने कंट्री में मॉर्स कोड की सहायता से इंफॉर्मेशन भेजते थे। नियॉन लैंप जॉर्ज क्लाउड। नाइलॉन वॉलेस ह्यूमे कार्टर कार्टोदर्स। फोटोग्राफी पेपर विलियम हेनरी फॉक्स टेलबॉट। डिजिटल कैमरा स्टीवन सैसन। न्यूमेटिक टायर्स जॉर्ज बॉयड डनलप। डनलप आपको पता ही होगा, ऐसे आप टायर्स, सवाल आएगा टायर्स और डनलप, बस इतना ही आएगा। प्रिंटिंग प्रेस गटनबर्ग, सवाल आता है, ये आपको पता होना चाहिए। देखो ऐसा है, बहुत सारे ऐसे तो मैं इसके नाम भी नहीं प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ, अब ऐसे ही होते हैं, बस आपको एक बार दिमाग में देखना होता है। वायरलेस टेलीग्राफ मैक्रोनी। रेजर सेफ्टी वाले जिलेट, ये तो आप लगा लोगे टिक। रेजर इलेक्ट्रिक वाले शिक। ठीक है। रबर वल्कनाइज्ड रबर जो थे वो गुडियर। ठीक है, तो डनलप गुडियर गुडियर ये आज भी आजकल ये ब्रांड चलते हैं ना। वाटरप्रूफ रेनकोट मैकिनटोश। सेफ्टी लैंप हम्पी डेवी। हम्पी डेवी ने सोडियम की भी खोज की थी ना, मुझे अभी तक याद है, तो आपको भी याद हो जाना चाहिए, आप दो बार चार बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। सेफ्टी पिन वॉल्टर हंट, पिन से हंट करता है ये। स्यूइंग मशीन ये ग्रीनो जॉन ग्रीनो, इनके नाम पे पहला सीइंग मशीन पेटेंट हुआ था। ठीक है। और एक और नाम है इलियास हॉवे, इन्होंने कहा था कि हमने पहले बनाया था। स्टीम इंजन की बात करते हैं तो न्यू कमन थॉमस न्यू कमन। दोस्तों स्टीम इंजन में चार नाम आपको देखने को मिलेंगे, एक तो जेम्स वॉट देखने को मिलेगा, फिर एडवर्ड समरसेट देखने को मिलेगा, थॉमस न्यूकमन देखने को मिलेगा और एडवर्ड ह्यूबर देखने को मिलेगा। स्पिनिंग जेनी की बात करें तो जेम्स गार्नग्रीव्स। उसके बाद टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। टेलीस्कोप लिपर्शे। टेलीविजन बायर्ड जॉन लॉजी बायर्ड। ट्रैक्टर फर्स्ट सक्सेसफुल पेट्रोल इंजन दैट कुड गो बैक एंड फ्रॉथ जॉन फ्रोलिक। फ्रोलिक से आपको याद हो जाना चाहिए, सवाल में ट्रैक्टर फ्रोलिक इसी तरीके से बस आएगा। पोर्टलैंड सीमेंट की बात करें तो एस्पिडिन। पेपर काइलिन, पेपर का आविष्कार चाइना में हुआ था, सवाल ये आता है ज्यादातर। केवलार, केवलार आपको प्रोटेक्शन के लिए यूज होता है। केवलार वेस्ट जो होता है वो बेसिकली कोवलेक के द्वारा इन्वेंट किया गया था। कॉटन जिन की बात करें तो एली विटनी। सुपर कंडक्टिविटी जो थे वो हाइक कैमरलिंग ऑन्स और वैक्यूम पंप ऑटो वॉन ग्रेक। देखो दोस्तों ऐसा है, जो इस लेक्चर को खत्म करने में मेरी हालत खराब होगी, क्योंकि इसमें ऐसे बहुत सारे नाम हैं जो मुझे कभी मैंने सुनाई दिए लाइफ में ना कभी दिखाई दिए। ये आपके साथ भी होता है, हालांकि जो इंपॉर्टेंट वाले सवाल रहते हैं वो आपको ऑटोमेटिकली फिगर आउट हो जाएगा जो कौन से सवाल आते हैं। फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का जो चीज़ है वो इम्पोर्टेंट हमने बता दिया। कंप्यूटर फादर ऑफ कंप्यूटर वो पूछ लेते हैं, ईमेल का आविष्कारक कौन है वो पूछ लेते हैं, वो भी हम लोगों ने बता दिया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मूव करते हैं। और आप इसको क्या करना, प्रिंट निकाल लेना और जो इंपॉर्टेंट वाले लगे उसको टिक लगा लेना और बस पढ़ जाना। ठीक है, मैंने तो वैसे सेग्रीगेट कर ही दे रखा है, लेकिन आप भी इसी तरीके से पढ़ जाओ, आपको एग्जाम में उसके लिए उतना काफ़ी है। ठीक है।
थैंक यू।